गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज की वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं अबाउट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसके पहले हम लोगों ने कूलम्स लॉ को उसके स्केलर फॉर्म में, उसके नॉर्मल फॉर्म में देखा हुआ है। अब हम बेसिकली उसको पढ़ने वाले हैं कि वो वेक्टर के फॉर्म में किस तरीके से काम करता है। अब वेक्टर फॉर्म में पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्या रीज़न है कि हमको वेक्टर फॉर्म में ही कूलम्स लॉ का पढ़ना पड़ रहा है। तो कूलम्स लॉ जो है वो हमको बेसिकली किसके बारे में बता रहा था, फोर्स के बारे में बता रहा था। अगर हम फोर्स को देखने की कोशिश करें तो फोर्स को अगर एनालाइज किया जाए तो फोर्स खुद एक कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो वेक्टर है, जो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी पोजेस करती है और कुछ ना कुछ डायरेक्शन में भी वो मैग्नीट्यूड पोजेस करती थी। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया था वो सिर्फ हमको उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बता रहा था। मतलब अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो कितने फोर्स से अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है तो कितने फोर्स से रिपल्शन हो रहा है। लेकिन ये नहीं बता पा रहा था कि बेसिकली वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, कैसे हो रहा है, पुल कर रहा है तो किस डायरेक्शन में कर रहा है, रिपल कर रहा है तो किस डायरेक्शन में कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है तो कैसे कर रहा है। ये सारी बातों को अगर हम वेक्टर्स के हिसाब से समझेंगे तो प्रॉपरली हमको समझ में आएगा कि चार्ज फोर्सेस की वजह से किस तरीके का डिस्प्लेसमेंट, किस तरीके से मूवमेंट दिखाने वाला है। तो कूलम्स लॉ को अगर जनरली रिवाइज करने की कोशिश किया जाए तो कूलम्स लॉ हमको बताता था कि फोर्स वॉज नथिंग बट k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, जहाँ पे हमारे पास Q1 एक चार्ज था, Q2 दूसरा चार्ज था और R उसके बीच का क्या था, डिस्टेंस। अब ये Q1 एक सिस्टम में बैठा हो और Q2 एक चार्ज हो, दो चार्जेस हैं मेरे पास Q1 और Q2। आराम से मैं इनके बीच का फोर्सेस निकाल ले रहा था। अब मैं इनकी पोजीशन से भी थोड़ी सी बात करना शुरू कर दूंगा। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो कूलम्स लॉ हम लोग किस फॉर्म में ला रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में। अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको एक ग्राफ पे ड्रॉ कर लेता हूँ बेसिकली, क्योंकि वेक्टर जो है हर बार हमको डायरेक्शन की भी बात करता है, पोजीशन की भी बात करता है। और हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये कैसे हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं। अब ओरिजिन से लेकर के चार्ज Q1 के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। इस पोजीशन को हम बोलने वाले हैं पोजीशन वेक्टर R1। वेक्टर चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, तब जाके ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। और Q2 जो है वो हमारे ओरिजिन से एक सर्टेन डिस्टेंस पे होगा, वो डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे R2 से। ठीक है, समझ में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि Q1 और Q2 एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, सेम, ये हटा दे रहा हूँ मैं, पॉजिटिव लिख रहा हूँ, सिर्फ समझ के रखो कि दोनों कैसे हैं, सेम नेचर के चार्जेस हैं। Q2 को ये क्या करेगा, एक डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा और Q2 Q1 को एक डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा, ऐसे बोलेगा वहाँ पे जा। Q1 क्या करेगा, Q2 को इस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा इस तरफ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। जो डिस्टेंस या जो वेक्टर इस तरफ रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है उसको मैं बोलूँगा R1 2, और जो इस तरफ से फोर्स इस तरफ लगा रहा है वो हो जाएगा R2 1 बार। ठीक है, ये बात मुझको समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोर्स Q2 एक्सपीरियंस कर रहा है इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और यहाँ पे जो फोर्स 1 एग्जिबिट कर रहा है या फिर 1 एक्सपीरियंस कर रहा है 2 की वजह से, दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, दोनों बातें मुझको समझ में आ गई। अब मुझको क्या करना है, अब मुझको फाइंड आउट करना है कि Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है। तो Q1 पे एक्चुअल फोर्स कितना लग रहा है, F12 का, तो मैं लिखूंगा F12 वेक्टर फॉर्म में। तो मैं इसके ऊपर क्या बना लेने वाला हूँ, बार बनाने लेने वाला हूँ, ये बताने के लिए कि वेक्टर के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, K को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लॉ को पकड़ के चलेंगे। Q1 स्केलर क्वांटिटी चार्ज, Q2 स्केलर क्वांटिटी चार्ज। एक क्वांटिटी स्केलर नहीं है, वो क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस दोनों के बीच का जो था वो स्केलर नहीं है। तो R12 को अगर से मैं देखने की कोशिश करूँ या F12 को, तो इसके डायरेक्शन में एक वेक्टर काम कर रहा है, वो है R21। तो यहाँ पे क्या आ जाने वाला है, R21 बार आ जाने वाला है। ठीक है, लेकिन वेक्टर हमारे पास हमेशा नहीं रहेगा, बेसिकली हमको इसके बीच का डिस्टेंस पता रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम वो रूल जानते थे जहाँ पे किसी भी वेक्टर को अगर मुझको फाइंड आउट करना हो उसका मैग्नीट्यूड, तो मैं उसी वेक्टर को उसके ही यूनिट वेक्टर से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो वो रूल अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे स्क्वायर है बेसिकली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ 1 2 का स्क्वायर इंटू R21 का होना चाहिए, R21 का स्क्वायर इंटू R21 का यूनिट वेक्टर। मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ वो लॉ से तो मुझको क्या मिल जाने वाला है, मुझको मिल जाएगा फोर्स एग्जिबिटेड बाय 2 on 1 या 1 on 2। यहाँ पे क्या मिल रहा है, फोर्स एग्जिबिटेड ऑन 1 बाय 2। ठीक है, ऐसे ही इसी तरीके से अगर मैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो वो भी क्या हो जाने वाला है, K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, फिर से मॉड्यूलस ऑफ R
यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, मॉडुलस ऑफ डायरेक्शन देखने की कोशिश करेंगे R12, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मॉडुलस ऑफ R12 का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R12। इस तरीके से हम कूलम्स लॉ को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स का लॉ हम यहाँ पे कैसे लगा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लगा ले रहे हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी समझने में हमारे अगले कंसेप्ट को, जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं, वो कंसेप्ट के अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो इससे रिलेटेड हमको पढ़ना है वो है सुपर पोजिशनिंग ऑफ चार्जेस। सुपर पोजिशनिंग ऑफ चार्जेस। अब सुपर पोजिशनिंग ऑफ चार्जेस क्या है, तो कूलम्स लॉ के लिमिटेशंस है ना कुछ, जैसे कूलम्स लॉ के लिमिटेशंस की अगर हम बात करना शुरू करें तो कूलम्स लॉ जो है वो किस तरीके से कहाँ काम करता है। सबसे पहले तो दो चार्जेस जहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक का फोर्स फाइंड आउट करने में, सेकंड का फोर्स फाइंड आउट करने में कूलम्स लॉ काम करेगा। दूसरी चीज़, सेकंड जो है दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए, एट रेस्ट होनी चाहिए। कूलम्स लॉ तभी काम करेगा जब दोनों चार्जेस कैसे होंगे, रेस्ट पे होंगे। थर्ड, कूलम्स लॉ तभी काम करेगा इफ वन ऑफ द चार्जेस आर एट रेस्ट। वन ऑफ द चार्जेस आर एट रेस्ट। तो किसी भी तरीके से कूलम का लॉ जो है वो कौन से सिस्टम पे काम कर सकता है, सिर्फ उन सिस्टम पे काम कर सकता है जिसके अंदर दोनों चार्जेस कैसे हैं, रेस्ट पर हैं। और किस पे काम कर सकता है, जिसके अंदर कम से कम एक चार्ज तो कम से कम रेस्ट पे होना ही चाहिए। एक चार्ज अगर रेस्ट पे है, दूसरा वाला मोशन में है थोड़ा बहुत, तो भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर दोनों ही मोशन में आ गए तो कूलम्स लॉ क्या करता है, वहाँ पे काम करना बंद कर देता है, उसके लिमिटेशन वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट कूलम्स लॉ से रिलेटेड। अब सुपर पोजिशनिंग से क्या रिलेटेड है, सुपर पोजिशनिंग क्या होता है कि दो चार्जेस करते हैं, हम अभी तक चले आ रहे हैं। सुपर पोजिशनिंग में क्या हो जाता है कि एक साथ कोई सिस्टम में समझो चार्जेस का Q1, Q2, Q3 और Qn, इसके अंदर क्या हो गया, मल्टीपल चार्जेस एक साथ आकर के बैठ गए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा था फर्स्ट वाले केस में, कूलम वाले में, कि हमारा Q1 जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था सिर्फ Q2 की वजह से, या फिर हमारा Q2 जो फोर्स एग्जिबिट कर रहा था या एक्सपीरियंस कर रहा था वो सिर्फ Q1 की वजह से एक्सपीरियंस कर रहा था, कोई दूसरा मेंबर नहीं था वहाँ पे फोर्स डालने निकलने वाला। इस केस में मेरे पास चार्ज Q1 है, इस केस में मेरे पास चार्ज Q2 है, इस केस में मेरे पास चार्ज Q3 है और Qn है। अगर मैं ये मान लूँ कि ये सब सेम नेचर के हैं, इन सब का नेचर सेम है, सब या तो नेगेटिव है या सब एक तो पॉजिटिव है, तो सभी लोग एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, सब लोग जब एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं, लॉजिक के हिसाब से देखने की कोशिश करता हूँ, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और तीनों फोर्सेस के दम पे ये किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में राइज करने की कोशिश करेगा। उसी राइज को हमको समझने के लिए, उसी डायरेक्शन को हमको समझने के लिए किसको पढ़ना पड़ जाता है, वेक्टर फॉर्म को पढ़ना पड़ जाता है कूलम्स लॉ के। तो यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है कि Q1 2 के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, Q3 1 के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, Q1 n के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन 2 and 1, इसको मैं डिस्टेंस बोल सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन 3 and 1, इसको मैं डिस्टेंस बोल सकता हूँ बिटवीन n and 1। n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो n and 1 डिस्टेंस बोल सकता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से मैं देखता हूँ तो मेरा Q3 मेरे Q1 को इस डायरेक्शन में आगे पुश करने की कोशिश कर रहा होगा, मेरा Q2 मेरे Q1 को इस डायरेक्शन में आगे पुश करने की कोशिश कर रहा होगा, मेरा Qn मेरे Q1 को इस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश कर रहा होगा। ये जो पुश मेरे साइड से लग रहा है, दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 ड्यू टू 2, यहाँ पे द फोर्स इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 ड्यू टू 3 एंड दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो अगर मैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ कि द नेट फोर्स ऑन 1 चार्ज 1 एक्चुअली विल बी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, ऐसे 4 अगर चार्जेस है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5, ऐसे ही बढ़ते जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n-1 और आगे हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। ठीक है, और ये सब किस फॉर्म में मुझको ऐड करने पड़ेंगे, ये सब मुझको वेक्टर फॉर्म में ऐड करने पड़ जाएंगे। वेक्टर फॉर्म में क्यों ऐड करने पड़ जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करता है, सब लोग पुश कर रहे हैं पुल कर रहे हैं, और ये फॉर्मूला बन जाता है मेरा फॉर सुपर पोजिशनिंग ऑफ चार्जेस। तो फोर्स 1 2 अगर मुझको निकालना हो तो ये फॉर्मूला मैं उठा के यहाँ पर डालूंगा, 1 2 निकालना हो, फिर 1 3 निकालना हो तो ये फॉर्मूला डालूंगा, 1 4 निकालना हो तो 1 4 के हिसाब से डालूंगा, 1 5 निकालना होगा 1 5 के हिसाब से डालूंगा। तो अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करता हूँ तो मैं लिखूँगा k टाइम्स ऑफ चार्ज Q1 चार्ज Q2 डिवाइडेड बाय Q1 Q2 को देखो यहाँ पर है, दोनों के बीच में वेक्टर कौन बैठा हुआ है, R2 1
कि मॉडुलस का स्क्वायर इंटू R21 का यूनिट वेक्टर, ठीक है। प्लस इसको मैं अगर समझने की कोशिश करूंगा तो मैं लिखूंगा k टाइम्स ऑफ Q1, दूसरा वाला चार्ज क्या है Q3, Q1 Q3 दोनों के बीच के डिस्टेंस को देखने की कोशिश करूंगा, मॉडुलस ऑफ R31 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर अलोंग 31 का कैप। ऐसे मैं आगे ऐड करते चले जाऊंगा तो मुझको मिल जाएगा नेट फोर्स ऑन 1, ठीक है। इस तरीके से मैं निकालने वाला हूँ नेट फोर्स ऑन 1। तो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके कूलम्स लॉ ऑन वेक्टर फॉर्म और दूसरा सुपर पोजिशनिंग ऑफ चार्जेस, हमको कुछ प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करने हैं। तो ये सारे नोट्स अगर तुम लोगों को कॉपी करने हैं तो 1 सेकंड में तुम लोग इसको फटाक से पॉज करो, 1 मिनट में कॉपी करो और हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या है कि दो चार्जेस के बारे में तो हमने पढ़ा, एक चार्ज इधर एक चार्ज इधर, दोनों के बीच का फोर्स निकाल लिया। अब 2 से ज़्यादा चार्ज होंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 चार्ज हो जाएंगे। तो इसे इमेजिन करने की कोशिश करो कि ये कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक साइड है ए, ये भी एक साइड है ए, ये भी एक साइड है ए। यहाँ पर एक चार्ज बैठा हुआ है, इस वर्टेक्स पे एक चार्ज बैठा हुआ है, इस वर्टेक्स पे एक चार्ज बैठा हुआ है। यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पर एक चार्ज है। यहाँ पे एक चार्ज है पॉजिटिव Q, यहाँ पे भी एक चार्ज है पॉजिटिव Q, यहाँ पे भी एक चार्ज है पॉजिटिव Q। दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये चार्ज ट्रायंगल कैसा दिख रहा है, तीनों साइड जिसके सेम सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल है। पूछ रहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन वर्टेक्स ए, चार्ज ऑन वर्टेक्स ए। ए के पास जो चार्ज बैठा हुआ है उसका नेट फोर्स तुमको पता करना है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले तुम इसको इमेजिन कर लो कि ये वो चार्ज है जो ए के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। मैं इसके नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वो चार्ज है जो ए के ऊपर बैठा हुआ है Q। अब इमेजिन करने की कोशिश करो कि इसको क्या हो रहा है कि कहाँ कहाँ से फोर्सेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक फोर्स, यहाँ पे भी एक चार्ज है B, ये क्या कर रहा होगा, इसको इस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ज है C के ऊपर बैठा हुआ जो इसको इस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश कर रहा होगा, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो ऊपर इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना बन जाने वाला है, 60 डिग्री बन जाने वाला है। वेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये साइड पे जो पुश लग रहा है, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, और ये साइड जो फोर्स लग रहा है, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। दो फोर्सेज है, मुझको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फिर मुझको फाइंड आउट करना पड़ेगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। मैं एक एक करके चलता हूँ। फर्स्ट वाला फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी विल बी k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, मेरा फॉर्मूला है। उस हिसाब से क्या बन जाएगा, k टाइम्स ऑफ Q1 क्या है, a ड्यू टू c ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। Q1 है Q, Q2 भी है Q, तो ये Q इंटू Q बन जाएगा Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है a, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं a स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया मेरा फोर्स ड्यू टू C ऑन A। सेकेंड चीज मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, फोर्स ड्यू टू B ऑन A या फोर्स ऑन A ड्यू टू B। फिर से फॉर्मूला वही रहेगा, k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, दैट विल बी अगेन k टाइम्स ऑफ, देखो ये भी Q और ये भी Q, तो Q इंटू Q क्या बन गया, Q का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस A है तो A का स्क्वायर, ठीक है। इससे मुझको समझ में आया कि इस तरफ जो फोर्स जा रही है और इस तरफ जो फोर्स जा रही है वो दोनों एक दूसरे को इक्वल है। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A इज इक्वल टू फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ठीक है। फोर्स ऑन A ड्यू टू C इज इक्वल टू फोर्स ऑन A ड्यू टू B। ये बात समझ में आ गई। इन दोनों फोर्सेस को मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ, F। इन दोनों फोर्सेस को मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ, F। अब अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखते हो तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स डाल रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स डाल रहा है, रिजल्टेंट फोर्स ऐसे ही जाने वाला है बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से रिजल्टेंट ऐसे ही जाएगा। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको पता है कि F नेट ट्रायंगल लॉ के हिसाब से वॉज बेसिकली इक्वल टू, ऐसा कुछ इक्वेशन तुम लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा था, दैट वाज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, cos 2pq cos थीटा। अगर मैं इसी को रिजोल्व करने की कोशिश करूँ तो अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर मतलब f ऑफ AC फोर्स प्लस फोर्स AB प्लस 2 टाइम्स ऑफ F AC और cos ऑफ थीटा। थीटा को देखो दोनों के बीच में ट्रायंगल का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, 60 डिग्री लिखने वाला। सब लोग F के ही बराबर है, मैंने अज्यूम कर रखा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा F, सॉरी F का स्क्वायर है, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2 F इंटू F, फिर से F का स्क्वायर cos 60 पास
हाफ, ये हाफ यहाँ को काट देगा, ये मेरे पास आ गया है 3 टाइम्स ऑफ एफ का स्क्वायर। आंसर क्या हो जाने वाला है, एफ बाहर निकल जाएगा, एफ निकल गया बाहर और बच गया √3। तो आंसर कितना आ गया मेरा, √3 एफ। कितने मैग्नीट्यूड से फोर्स पड़ रहा है इसके ऊपर, √3 एफ टाइम से ये ऊपर की तरफ राइज होने वाला है, √3 एफ के फोर्स से ये ऊपर की तरफ राइज होएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करो कि मैं रब करने जा रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हुआ कि जो तीनों सिस्टम थे फोर्सेस के, वो सिस्टम जो था फोर्सेस का, उनके अंदर जो चार्जेस थे वो चार्जेस कैसे थे, सेम नेचर के थे। ये भी पॉजिटिव क्यू था, ये भी पॉजिटिव क्यू था। इस केस में क्या हो गया, नेगेटिव क्यू हो गया। सेम क्वेश्चन वैसा का वैसे ही है, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू है, यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव क्यू। अगर ग्लेयर आ रहा है बोर्ड का यहाँ पे तो समझ लो कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, माइनस क्यू लिखा है, पॉजिटिव क्यू माइनस क्यू। अब इस पॉइंट पे अगर मैं इस वर्टेक्स को ए मान लेता हूँ तो इस पॉइंट पे क्या होने वाला है जनरली, कि पहले रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में चल रहा था, करेक्ट है। अब अट्रैक्टिव फोर्स किस डायरेक्शन में चलने लगेगा, इस डायरेक्शन में, करेक्ट है। और ये भी इसको इसी डायरेक्शन में पुल करेगा नीचे की तरफ, वो भी उस तरफ पुल कर रहा है, ये भी इसी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। फिर से दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाने वाला है, 60 डिग्री। अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो फिर से यहाँ पे क्या पड़ने वाला है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी अगर तुम फाइंड आउट करोगे फॉर्मूले से तो फिर से वही मिलेगा, KQ² अपॉन आर का स्क्वायर। और फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी वापस से कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा KQ² अपॉन आर स्क्वायर। सेम टू सेम कंडीशन, दोनों एक दूसरे को इक्वल होंगे। मैं फिर से इनको F पकड़ूंगा, फिर से इनको इसी फॉर्मूले में डालूंगा, P² + Q² + 2PQ cos थीटा वाले फॉर्मूले में, और फिर से लास्ट में आंसर मुझको √3F ही मिलेगा, ठीक है। तो दोनों ही तरीकों से अगर तुम सॉल्व करोगे तो रिपल्सिव फोर्स भी √3F और अट्रैक्टिव फोर्स भी √3F ही, क्योंकि रिजल्टेंट जो बनेगा वो अलॉन्ग इतने बनेगा, अलॉन्ग 30 डिग्री बन जाने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको वहाँ पे कुछ दिखाई देने वाले हैं। इस टाइप से क्वेश्चन हमको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। अब 3 चार्जेस हुए तो ये कंडीशन हो गई, अब 4 चार्जेस हो जाएंगे तो क्या कंडीशन होगी, देखो ध्यान से। ठीक है, तो फिर अगर 3 चार्जेस का सिस्टम ऐसा था तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं 4 चार्ज का सिस्टम बना देता हूँ, जहाँ पे ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा जिसके चारों साइड क्या है, ए और ए है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर एक चार्ज है। सब कैसे हैं, एडिटिव नेचर के, मतलब सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू। एक चार्ज जो है जहाँ पे दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, इस पॉइंट पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बैठा हुआ है, इस वजह से हमको बताना है कि नेट चार्ज ऑन पॉइंट, जैसे इसको अगर वर्टेक्स को नाम दे दूँ A, इसको नाम दे दूँ B, इसको नाम दे दूँ C और इसको नाम दे दूँ D, और बीच वाले पॉइंट को नाम दे दूँ Q, तो हमको पता करना है नेट फोर्स ऑन P रखा ना मैंने, ठीक है। तो P के ऊपर नेट फोर्स क्या पड़ने वाला है, ध्यान से देखने की कोशिश करो P के मैग्नीट्यूड को। P का मैग्नीट्यूड Q है, इधर कोई खड़ा है जो उतने ही फोर्स से इसको रिपेल कर रहा है, इधर भी कोई खड़ा है जो उतने ही फोर्स से रिपेल कर रहा है, इधर कोई खड़ा है जो उतने ही फोर्स से रिपेल कर रहा है, इधर भी कोई खड़ा है जो उतने ही फोर्स से रिपेल कर रहा है। ये इसको जोर से धक्का मार रहा है इस तरफ, और ये भी उतने ही जोर से इसको उस तरफ धक्का मार रहा है, ठीक है। फिर इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 0। ये भी उसको उतने ही फोर्स से मार रहा है। कैलकुलेट करने की जरूरत है, यही करने वाले हो यार, ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना, ध्यान से देखो, थोड़ा लॉजिक लगा लोगे तो भी हो जाएगा। ये उतने ही फोर्स से इसको धक्का मार रहा है, ये उतने ही फोर्स से उसको धक्का मारने वाला है, तो क्या हो गया, ये कहीं जा पाएगा नहीं। वैसे ही ये इसको उतने ही फोर्स से धक्का मारेगा और ये उसको उतने ही फोर्स से धक्का मारेगा। अगर उतने ही फोर्स से डाल रहा है तो तुमको ये फील समझ में आने लगी कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना पड़ने वाला है, 0। तो इस केस में, ऐसे केसेस में क्या हो जाता है कि नेट फोर्स जो पड़ता है वो 0 पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये कंडीशन में जब कहाँ पे बैठा हुआ है, ये डायगोनल के बीच में बैठा हुआ है। तो अब डायगोनल के बीच में ना बैठ के एक वर्टेक्स पे ही बैठ गया तो क्या होने वाला है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई फोर्सेस लगे हुए हैं, पॉजिटिव Q और यहाँ पे एक फोर्स है, चार्ज लगा हुआ पॉजिटिव Q, यहाँ पे एक चार्ज लगा है पॉजिटिव Q और यहाँ पे एक लगा हुआ है नेगेटिव Q, ठीक है। ये भी एक स्क्वायर सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं सब के सब। ये स्क्वायर सिस्टम में ऐसे बैठे हैं कि सबके बीच का डिस्टेंस कितना है, A है, A है, A है और A है। इसके ऊपर ऑन पॉइंट, ये पॉइंट को अगर मैं A नाम दे देता हूँ, इसको B नाम दे देता हूँ, C नाम दे देता हूँ, इसको D नाम दे देता हूँ, तो मैं क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं नेट फोर्स ऑन C
जो सी के ऊपर बैठा हुआ चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना पड़ रहा है ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो नेट फोर्स ऑन सी को अगर मैं समझने की कोशिश करता हूँ तो जो सी पॉइंट है मेरा, इसको क्या हो रहा है, इसको एक अट्रैक्टिव फोर्स मिल रहा है इस तरफ, तो ये यहाँ भागने की कोशिश करेगा बी की तरफ। इसको एक अट्रैक्टिव फोर्स मिल रहा है किस तरफ, डी की तरफ, तो डी की साइड अट्रैक्ट होएगा, यहाँ पे बी की साइड अट्रैक्ट होएगा और यहाँ पर भी अट्रैक्ट होएगा ए की साइड। तो इस तरफ जो फोर्स इसको मिलने वाला है अट्रैक्शन का, दिस विल बी फोर्स। इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, चलो ए, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है ए, ये डिस्टेंस कितना है, ये रूट, ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ये क्या है, डायगोनल है, एक्स स्क्वायर का डायगोनल है। अगर साइड ए होता है तो उसका डायगोनल क्या बन जाता है, √2 टाइम्स ऑफ ए बन जाता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मुझको समझ में आया। ये साइड जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है दिस इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस कर रहा है दिस इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, और यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है दिस इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो मुझको क्या मिल जाएगा, के टाइम्स ऑफ, दोनों क्यू और क्यू ही है तो फिर से क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। मैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, ये बन जाएगा के टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर, सेम टू सेम कहानी वही होने वाली है, ठीक है। और मैं यहाँ पे फोर्स ऑन, ध्यान से देखो, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए फाइंड आउट करने की कोशिश करो, सी ड्यू टू ए, तो ये बन जाएगा के टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 ए का स्क्वायर, √2 ए का स्क्वायर वो क्या बन जाएगा, के टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 से बन जाएगा 2, ए से बन जाएगा ए का स्क्वायर। तो पहली चीज़ मुझको ये निकल के आई है, सेकंड चीज़ मुझको ये निकल के आई है, थर्ड चीज़ मुझको ये फाइंड आउट हुई है, ठीक है। अब अगर मैं ऐड करने की कोशिश करूँ, फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ चलने वाला है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है और ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये डायरेक्शन में आने वाला है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन फोर्स एफ सी डी और दूसरा वेक्टर जो है मेरा एफ सी बी, अगर मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो ये अंडर रूट ऑफ फोर्स ऑफ सी डी का स्क्वायर प्लस फोर्स ऑफ सी बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फोर्स ऑफ सी डी प्लस फोर्स ऑफ सी बी इंटू कॉस 90 डिग्री लिख सकता हूँ, पॉसिबल है। ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को इक्वल ही हैं, तो इन लोगों को मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ कि ये लोग क्या है भाई, एफ है। इन लोगों को क्या अज्यूम कर लिया मैंने, एफ अज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वापस से एफ स्क्वायर कॉस 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे कितना मिल गया मुझको, 3√f, फिर से क्या मिल गया मुझको, 3√f मिल गया है। दिस इज, इसका एडिशन हो गया। अब यही वेक्टर यहाँ से भी जा रहा है और यही वेक्टर, एक फोर्स यहाँ से भी जा रहा है, तो दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो जाने वाले हैं, ऐड हो जाने वाले, 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ f, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्लस 5 लिख दे रहा, बार बार में गलती हो जा रही है, f प्लस यही वेक्टर इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर बाय √2 a का स्क्वायर, √2 से निकल के वो कितना बन गया है, 2 बन गया है, ठीक है। अब फोर्स को ध्यान से समझने की कोशिश करो, फोर्स को क्या कहानी थी, मैं रब कर लेता हूँ, 2 मिनट में आप लोग इसको नोट से लो, फिर मैं रब करके बताता हूँ। होपफुली रब कर लिया जाएगा अभी, तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया है, ठीक है। इसको रब कर दे रहा हूँ, और किसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझको, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको रब कर लेता हूँ, ठीक। एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, cos 90 का वैल्यू 0 है ना, तो ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, तो यहाँ पे ना √2 टाइम्स ऑफ f आ जाएगा आंसर इसका, जब देखोगे ना तो √2 टाइम्स ऑफ f आ जाने वाला, ठीक है। तो ये वेक्टर को जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था, इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था, और रिजल्टेंट उसका इस डायरेक्शन में था, ठीक है। रिजल्टेंट दोनों में ऐड कर लूंगा, तो √2 टाइम्स ऑफ, मतलब बेसिकली क्या है, फोर्स ऑफ सी ए ऑन ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन ए, सी के ऊपर एक्सपीरियंस करना है ना हम लोग, तो यहाँ पे हम सी ड्यू टू डी, सी ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, इन दोनों का वेक्टर एडिशन हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है। इन दोनों का वेक्टर एडिशन हम लोगों को मिल चुका है, वो कितना है, √2 टाइम्स ऑफ f, प्लस यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास है k स्क्वायर, k इंटू क्यू स्क्वायर, देखो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 टाइम्स ऑफ f क्या है मेरा, k क्यू स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ k क्यू स्क्वायर बाय a का स्क्वायर, कॉमन निकल आएगा k क्यू स्क्वायर बाय a का स्क्वायर, अंदर बच जाएगा √2 प्लस 1/2। इस टाइप के आंसर हमको कुछ वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये टाइप का क्वेश्चन हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा, सॉर्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलो भाई, क्वेश्चन देखो मैंने लिख के रखा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, तुम लोग रीड करने की कोशिश करना, समझना, या फिर मैं डाल दूंगा नीचे फोटो। तो 3 चार्जेस पॉजिटिव, 3 चार्जेस है पॉजिटिव 4q, और एक चार्ज है q, और एक चार्ज है छोटा वाला q, आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। ये लोग एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हुए हैं। ये जो लाइन है पूरी, इसकी लेंथ जो है वो लेंथ हमको बताई गई है कितनी है, l है। ठीक है, इसके अंदर 3 पॉइंट है। एट पॉइंट 0, ये पॉइंट 0 है। एट पॉइंट l/2, ये पॉइंट है हाफ, बराबर लाइन का हाफ, और ये पॉइंट है पूरा का पूरा l। ये पॉइंट पे जो है मेरा 4q बैठा हुआ है, ये पॉइंट पे मेरे q बैठा हुआ है, ये पॉइंट पे मेरे q बैठा हुआ है। ठीक है, सही है। What should be the force on q in order to make the net force on q 0? तो इसके ऊपर पड़ने वाला नेट फोर्स जो है, इसके ऊपर पड़ने वाला नेट फोर्स अगर 0 हो जाता है, इसके ऊपर पड़ने वाला नेट फोर्स अगर 0 हो जाता है, तो Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सो दैट इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो 0 पड़ जाए। चलो ठीक है, अगर नेट फोर्स 0 पड़ना है तो नेट फोर्स इसके ऊपर 2 लोग डाल रहे हैं। पहली बात तो इस Q पे ये Q फोर्स डाल रहा है, दूसरा इस Q के ऊपर ये 4Q फोर्स डाल रहा है। तो फोर्स बिटवीन 4Q एंड Q में फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, तो वो क्या बन जाएगा, K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ Q1 कितना है 4Q, K टाइम्स ऑफ 4Q इंटू Q2 कितना है मेरा Q है, डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। लेंथ देखो पूरी L है तो L का स्क्वायर हो जाएगा, ये से हो जाने वाला 4K Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। ठीक है, 4K Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाने वाला, 4K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। ठीक है, चलो कोई चीज़ नहीं, ये हो गया फर्स्ट मेरा इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। फोर्स बिटवीन Q एंड Q और Q के बीच के अंदर जो फोर्स है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो, तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मेरा फॉर्मूला है, तो ये बन जाएगा K टाइम्स ऑफ कैपिटल वाला Q छोटा वाला Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस देखने की कोशिश करो, हाफ है l/2, तो ये बन जाएगा L स्क्वायर बाय 4 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर निकल के ऊपर आ जाएगा, आंसर मेरा छोड़ देगा 4 टाइम्स ऑफ K Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। अब नेट फोर्स Q पे 0 है, इसका मतलब फोर्स जो 4Q और Q डाल रहा है दैट शुड बी इक्वल टू इसको अगर मैं ऐड कर दूं इनटू फोर्स ड्यू टू Q एंड Q, तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना पड़ रहा है 0। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, 4 टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ K भी है ना, हाँ, Q और छोटा वाला Q डिवाइडेड बाय L का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो कॉमन क्या क्या है, 4 है, K है, Q है, ठीक है, और नीचे का L स्क्वायर भी है, ऊपर क्या बच गया Q प्लस Q इज इक्वल टू 0। ये सारा का सारा फैक्टर इस तरफ चले जाएगा, Q की वैल्यू Q प्लस Q किसके बराबर हो जाएंगे 0, तो Q किसके बराबर हो जाएगा -Q। तो Q की जगह पे अगर -Q आकर के बैठ जाता है तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि नेट फोर्स इसके ऊपर कितना पड़ सकता है, उस केस में 0 पड़ सकता है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस तुमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कॉपी करना है, करो फटाफट। तो फिर ये थे कुछ क्वेश्चंस ऑन कूलम्स लॉ, कूलम के वेक्टर लॉ का कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, ऑन सुपर पोजिशनिंग ऑफ चार्जेस। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये टाइप के क्वेश्चंस के साथ डील करना है, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं क्या करूँगा, इसके बाद कराने की कोशिश करूँगा। लास्ट फेज में चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम सारे चैप्टर के कंटेंट को मिक्स करके एक DPP तैयार करेंगे, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे रिलेटेड टू इट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय।